हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ये जो आज का हमारा वीडियो है ये प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है। जो प्रिंसिपल हमारे चले हुए थे, आई एम सॉरी, जो प्रिंसिपल्स हमारे चले हुए थे उन्हीं पे बेस्ड है। और इसके अंदर जो है हम नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है यूजिंग ऑफ मदर टंग वहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। भाई मदर टंग को यूज करने का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कैसे है और वो किस तरह से हेल्प करता है, आज पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग में जो है ना, देखिए कुछ तो जो लिंग्विस्ट्स हैं वो मानते हैं कि जब लैंग्वेज पढ़ाई जाए, इंग्लिश को एज सेकंड लैंग्वेज पढ़ाया जाए, तो उस टाइम पे मतलब मदर टंग का यूज कम से कम हो या ना के बराबर हो, ना ही हो तो अच्छा है। कुछ तो ये मानते हैं, जबकि कुछ हैं लिंग्विस्ट्स जो ये मानते हैं कि नहीं, मदर टंग जो है वो सेकंड लैंग्वेज को सीखने में सहायक है, तो उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे ये हमारा प्रिंसिपल बेस्ड है। इसमें पी गौरे जो हैं वो क्या कहते हैं, द टीचिंग ऑफ द मदर टंग एंड टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज कैन सपोर्ट एंड असिस्ट ईच अदर। जो दोनों मदर टंग की टीचिंग है और फॉरेन लैंग्वेज की टीचिंग है वो एक दूसरे को सपोर्ट और असिस्ट कर सकती हैं। ये कौन कहता है? पी गौरे। चलिए, बट some linguists are of the opinion that it plays a negative role in teaching learning of English language as a second language. But some other think that use of mother tongue use of mother tongue makes the English learning and teaching easy. कुछ तो सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक नेगेटिव रोल प्ले करती है। कौन? मदर टंग। जो मदर टंग है वो सेकंड लैंग्वेज जब सिखाई जाए तो उसमें मदर टंग जो है वो नेगेटिव रोल प्ले करती है, नेगेटिव रोल होता है उसका। कुछ लोग मानते हैं ऐसा, जबकि कुछ दूसरे ऐसा नहीं मानते। वो इसके ऑपोजिट सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं कि जो मदर टंग है, टीचिंग ऑफ मदर टंग है, वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश को इजी कर देती है। ठीक है, आगे क्या कहा है? रॉबर्ट पॉल सेज, इसी संदर्भ में रॉबर्ट पॉल ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। व्हेन वी लर्न फर्स्ट लैंग्वेज वी फेस द यूनिवर्स डायरेक्टली। मतलब जब फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग जब हम सीखते हैं तो हम यूनिवर्स को डायरेक्ट तरीके से फेस करते हैं एंड लर्न टू क्लियर इट विद स्पीच। और यूनिवर्स के बारे में हम चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं, या यूनिवर्स को एक तरह से अपने माइंड में क्लियर करते हैं। यूनिवर्स से यहाँ मतलब है हर चीज। ठीक है ना, जब बच्चा किसी भी चीज को देखता है, किसी के विचारों को सुनता है, वो अभिव्यक्त भी करना चाहता है, वो सारी चीजें वो करता है मदर टंग के माध्यम से। आगे क्या कहता है? व्हेन वी लर्न ए सेकंड लैंग्वेज, लेकिन जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, व्हेन वी लर्न ए सेकंड लैंग्वेज वी टेंड टू फिल्टर द यूनिवर्स थ्रू द लैंग्वेज ऑलरेडी नोन। लैंग्वेज ऑलरेडी नोन कौन सी है? मदर टंग है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या रहा है? एक्चुअली ये कहना चाहता है कि जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं ना, देखिए मदर टंग जब सीखते हैं तो यूनिवर्स को उसी के माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, लेकिन जब दूसरे लैंग्वेज सीखते हैं तो हम
यूनिवर्स को फिल्टर करते हैं मदर टंग के माध्यम से और फिर उस तक पहुंचते हैं हम सेकंड लैंग्वेज तक, तो मदर टंग इसमें असिस्ट करती है। रॉबर्ट पोल भी, इसका अर्थ क्या है कि रॉबर्ट पोल और पी गोरे ये दोनों के दोनों जो हैं वो मदर टंग के यूज के समर्थक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ मदर टंग कैन बी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन द फॉलोइंग वेज। ये 5 जो तरीके हैं, इन 5 तरीकों से मदर टंग जो है वो इंग्लिश टीचिंग लर्निंग में मददगार हो सकती है। ये 5 तरीके हैं। क्या सबसे पहला क्या है? टू फॉर्म थॉट्स एंड आइडियाज। देखिए, थॉट्स और आइडियाज वो हमेशा आपकी मदर टंग में ही आएंगे, ये कभी भी आप देख लेना। एक्चुअल में होता क्या है, ये मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, वो हमारी मदर टंग होती है। और जब हम मदर टंग को सीख लेते हैं तो कोई दूसरी लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, उसका जब कोई सेंटेंस सुना जाएगा, बच्चे के द्वारा कोई भी सेंटेंस सुना जाएगा, तो इसका होगा क्या? इसको ब्रेक करेगा बच्चा और वो इसको डीप स्ट्रक्चर में ले जाएगा। डीप स्ट्रक्चर में उसका माइंड सेंटेंस को ले जाएगा। डीप स्ट्रक्चर में जाने के बाद इस सेंटेंस की एक एक चीज को वो माइंड जो है ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा, साथ में ट्रांसलेट भी करेगा, सारा सब कुछ करेगा। और वो सब करने के बाद, ट्रांसलेशन होने के बाद, उस ट्रांसलेशन से जो मदर टंग है बच्चे की, उसके अंदर एक और सेंटेंस फॉर्म होगा। और जब ये सेंटेंस बच्चे को समझ में आ जाएगा डीप स्ट्रक्चर के अंदर, तब जाके वहां से इस सेंटेंस के लिए जो भी विचार होंगे वो मदर टंग में ही उभर के सामने आएंगे। फिर वो सरफेस स्ट्रक्चर पर आके एक इंग्लिश के सेंटेंस के रूप में आपके सामने आएंगे। तो ये चीज एक बेसिक चीज है, इसको कोई मतलब बदल नहीं सकता, ना आप, ना मैं, ना कोई और। ये वास्तविकता है, क्योंकि जब तक आपको डीप स्ट्रक्चर में वो सेंटेंस आपकी मदर टंग में समझ में नहीं आएगा और उसका आंसर मदर टंग में, या उसके लिए कोई भी एक आइडिया मदर टंग में जब तक नहीं आएगा, तब तक बात नहीं बन सकती। सेकंड थिंग क्या है? इट सप्लाइज द मैटर नीडेड फॉर ओरल एंड रिटन एक्सप्रेशन। देखिए, ओरल एक्सप्रेशन यानी स्पीच के लिए, ठीक है, स्पीच के लिए, स्पीकिंग के लिए और राइटिंग के लिए जो मैटर चाहिए होता है, जो इन दोनों एक्सप्रेशंस के लिए जो भी मैटर चाहिए होता है, वो मदर टंग ही सप्लाई करती है। यानी अंदर से विचार जो हैं वो मदर टंग में आपके क्रिएट होते हैं। थर्ड, इट हेल्प्स टू फॉर्म द रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट को फॉर्म करने में मदद करती है मदर टंग। फोर्थ है, इट हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ लेक्सिकल आइटम्स। LEXI है ये, XICAL, लेक्सिकल आइटम्स। ठीक है, ये थोड़ा सा भाई जो PDF बनाया उसमें पता नहीं प्रिंटर में क्या प्रॉब्लम थी। लेक्सिकल आइटम्स, लेक्सिकल आइटम्स मतलब वर्ड्स एंड वोकैब्स। तो वोकैब और वर्ड्स को भी बढ़ाने में, वोकैब को बढ़ाने में और वर्ड्स को अच्छी तरह से समझने में मदर टंग मदद करती है। मदर टंग पॉजिटिव रोल निभाती है। फिफ्थ है, इट हेल्प्स इन द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर को भी टीचिंग लर्निंग में ये मदद करती है। ये नहीं कि सिर्फ रूल्स को रटना। देखिए, रूल्स को रटना एक अलग चीज है, वो तो बच्चा इंग्लिश में भी रट लेगा, लेकिन
वो किस तरह से फंक्शन करेंगे, किस तरह से वो अप्लाई होंगे, वो सब चीजों में मदर टंग उसकी ज्यादा मदद करेगी बच्चे की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। देखिए दो तरह की वोकैब हमारे माइंड में होती है, एक वोकैबुलरी होती है एक्टिव और एक वोकैबुलरी होती है पैसिव। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, एक्टिव वोकैबुलरी कौन सी है और पैसिव वोकैबुलरी कौन सी है, पहले ये समझ लेते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी है जिस वोकैबुलरी का आप लोगों को मीनिंग पता है, पहली बात, जैसे ही वर्ड आपने देखा आपको उसका मीनिंग ध्यान है। दूसरी बात, जब भी आपको जरूरत पड़ी आपने उसको यूज भी कर लिया, उस वर्ड को जब भी जरूरत पड़ी आपने तुरंत उस वर्ड को यूज कर लिया, क्योंकि वो आपकी एक्टिव वोकैबुलरी है। पैसिव वोकैबुलरी कौन सी वोकैबुलरी होती है कि अगर मान लो उस वर्ड का तुरंत से एकदम से कोई अर्थ पूछ ले तो शायद ना बताया जाए, शायद, 100% नहीं कह रहा हम, शायद ना बताया जाए, ठीक, लेकिन जब उसको कंटेक्स्ट में बच्चा देखेगा ना, कंटेक्स्ट में उस वर्ड को फेस टू फेस होगा बच्चा, तो वो उसका मीनिंग समझ लेगा, मीनिंग समझ लेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जब भी उसको यूज करना होगा वो वर्ड, तो वो उसे याद नहीं आता, सही मौके पे वो शब्द कई बार याद नहीं आता। हो सकता है 10% याद आ भी जाए, 10% चांसेस में वो याद आ जाए, लेकिन 90% टाइम पे वो याद नहीं आएगा। तो वो वोकैबुलरी होती है पैसिव वोकैबुलरी। कई बार होता है ना, अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को देखते हैं तुरंत उसका मीनिंग भी और वो किस सेंस में यूज हुआ है वो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जब भी यूज करना होता है हम कई बार ये कहते हैं यार एक ऐसा वर्ड था तो, लेकिन नहीं ध्यान आता। जैसे एक वर्ड होता है रब्रिक, ठीक है, रब्रिक, रब्रिक एक ऐसा वर्ड है, अगर शायद आप सेंटेंस में देखो तो आप लोग पहचान जाओगे, लेकिन रब्रिक वैसे यूज करना हो नहीं यूज करते हम। जैसे हम कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम है, एग्जाम में हम बच्चों को कहते हैं राइट ए नोटिस, ठीक है, और फिर आगे हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो ये सारी की सारी हम आम तौर पे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। भाई क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट देख लो, वो पढ़ लो और उससे आप पता लगा लो, जबकि ये एक्चुअल में होती क्या है, एग्जैक्ट वर्ड है इसका रब्रिक, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वो ऐसे वर्ड होते हैं जो आपकी पैसिव वोकैबुलरी में तो होते हैं लेकिन एक्टिव वोकैबुलरी में वो नहीं होते। तो चलिए इसी को समझते हैं। टू इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स or learners is one of the aims objectives of English teaching and learning process। देखिए मतलब बच्चों की, लर्नर की या स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी को बढ़ाना ये इंग्लिश टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स या एम्स में से एक है। कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कई सारे एम्स हैं, उनमें से एक क्या है, बच्चे की वोकैबुलरी को बढ़ाना। वोकैबुलरी इज ऑफ टू काइंड्स, दो तरह की होती है, पहली एक्टिव वोकैबुलरी, दूसरी पैसिव वोकैबुलरी। ये अभी हमने देखा ही था, ठीक है। तो इसमें एक्टिव वोकैबुलरी कौन सी है, एक्टिव वोकैबुलरी इंक्लूड्स द वर्ड्स which are clear to the student or learner by meaning wise and use wise, means these are the words understood and used by the student very easily। बच्चे के द्वारा बहुत आसानी से समझे जाते हैं और बहुत ही आसानी से बच्चा उनको
यूज भी कर लेता है। नंबर 2 है पैसिव वोकेबलरी। पैसिव वोकेबलरी includes the words which the student can understood when she faces the words, but she can't use those words in written or spoken English। जब उसको बोलना होता है या राइट करना होता है कुछ भी, जब अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, तब वो इन वर्ड्स को यूज नहीं कर पाता, लेकिन जब वो उनको सुनता है या उनको कहीं पे पढ़ता है तो वो उनको समझ लेता है। वो होती है आपकी पैसिव वोकेबलरी। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है। सो द टीचर शुड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी। इसलिए टीचर को क्या चाहिए कि वो अपने बच्चों की जो एक्टिव और पैसिव वोकेबलरी है उसकी एक लिस्ट तैयार कर ले। एंड शी मतलब टीचर शुड ट्राई टू ब्रिंग द पैसिव वोकेबलरी इन एक्टिव वोकेबलरी। एक लिस्ट बना ले कि भाई बच्चों को जो है ना, ये तो एक्टिव वोकेबलरी है मेरे बच्चों की इस तरह की, और ये जो है ये पैसिव वोकेबलरी है। यानी उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस किस वर्ड को समझ पा रहे हैं और किस किस वर्ड को फिर यूज नहीं कर पा रहे, तो उन वर्ड्स को उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो इनको एक्टिव वोकेबलरी में ले आए। ये प्रिंसिपल है एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी का। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा किसी चीज में, मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट लेके बच्चा नहीं पढ़ेगा, तब तक वो सीखेगा नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन था, उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन था। तो इसमें मतलब क्या कहता है, इफ द टीचर कैन create interest to learning English in his her students, half of the work is done। अगर टीचर ने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया बच्चे के अंदर तो आधा काम वहीं पर हो गया। Here it is also important that how much interest is in the teacher to teach English language to his her students। यहाँ पर एक चीज ये देखने लायक जरूर है कि टीचर में खुद कितना इंटरेस्ट है, टीचर खुद उस चीज को कितना इंटरेस्ट लेके अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो चीज देखना बहुत ही जरूरी है। अगर टीचर इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा रहा तो फिर कोई फायदा नहीं। फिर बच्चों में भले ही वो इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दे तो भी मतलब वो बात नहीं बन पाएगी। तो टीचर को खुद उस चीज में इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू अराउज इंटरेस्ट, टीचर कैन टेक द हेल्प ऑफ। इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए टीचर किन किन चीजों की मदद ले सकता है, वेरियस एक्टिविटीज की मदद ले सकता है, एज जैसे कि स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हियरिंग। हियरिंग में वो ऑडियो विजुअल ले सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, इनकी मदद ले सकता है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा की मदद ले सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डन बाय मेकिंग द मटेरियल मीनिंगफुल एंड बाय रिलेटिंग इट टू लाइफ। ये काम जो है इंटरेस्ट क्रिएट करने का, ये और किस तरह से किया जा सकता है कि मटेरियल जितना भी है, ये जैसे चार्ट हो गए या ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स हो गए, हियरिंग के लिए कोई चीज दे दी या राइटिंग के लिए या रीडिंग के लिए, मतलब कोई भी चीज बच्चे को दी जाए, उस चीज को, उस मटेरियल को क्या करना है, रिलेट कर देना है लाइफ से, रियल लाइफ से। ठीक है, अगर वो रियल लाइफ से रिलेट कर पाता है टीचर
तो वो उसको मीनिंगफुल बना देगा, और जब मीनिंगफुल ये चीज हो जाएगी तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और इंटरेस्टिंग हो गई तो सीधी सी बात है बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा और वो जल्दी चीजों को सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू रैन, रैन इसमें क्या कहते हैं, lessons can be made interesting by utilizing objects and pictures, by allowing all the boys to do something as well as to say something। मतलब उनको कोई एक्टिविटी लेसन को जो है ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि एक तो ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाए, पिक्चर्स का यूज किया जाए। यहाँ ऑब्जेक्ट्स मतलब उद्देश्य वगैरह मत समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, मतलब किसी चीज का, ऑब्जेक्ट्स का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अलग अलग चीजों का और पिक्चर्स आदि का। और क्या कहता है, अलाउ कर देना चाहिए टीचर को सभी स्टूडेंट्स को, यहाँ बॉयज की बजाय वैसे रैन को कहना चाहिए था स्टूडेंट्स, उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों हो सकते हैं, टू डू समथिंग एज वेल एज टू से समथिंग, यानी उनको कुछ करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए और बोलने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। ये नहीं कि एक स्ट्रिक्ट होके वो रूल 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 रटाया जा रहा है, टीचर बच्चे रटे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जाना चाहिए। इट मीन्स वी कैन मेक द इंग्लिश लर्निंग एंड टीचिंग इंटरेस्टिंग बाय मेकिंग इट प्लेफुल। इसका अर्थ क्या है कि टीचिंग लर्निंग इंग्लिश को, ठीक है, टीचिंग लर्निंग जो है इंग्लिश की, उसको प्लेफुल बना के इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। चलिए आगे क्या कहता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, चीजों को वास्तविक जीवन से जोड़ देना, ये इस बारे में प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल मेक्स द टीचिंग मोर मीनिंगफुल एंड हेल्प्स द लर्नर टू कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ सिचुएशंस। ये जो प्रिंसिपल है ये ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है टीचिंग को, और क्या करता है, और बच्चों की मदद किस चीज में करता है, टू कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ सिचुएशंस। फॉर दिस, इसके लिए द टीचर, यहां पर भाई टीचर और आएगा, ये ऐड कर लेना। फॉर दिस द टीचर शुड ट्राई टू रिलेट द सब्जेक्ट मैटर विद लाइफ। इसके लिए टीचर को क्या चाहिए कि वो सब्जेक्ट मैटर को रिलेट कर ले, किसके साथ, लाइफ के साथ, ट्रेडिशंस के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी के साथ, टू विच द स्टूडेंट्स बिलोंग। जिस सोसाइटी से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उस सोसाइटी की कुछ विशेषताएं होंगी, उन विशेषताओं के साथ अपने सब्जेक्ट मैटर को रिलेट कर ले, या जो ट्रेडिशन हमारे होते हैं, जो प्रथाएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उन रीति रिवाजों के साथ अपने सब्जेक्ट मैटर को कनेक्ट कर ले, या लाइफ के साथ। लाइफ में तो ये देखिए ट्रेडिशंस और सोसाइटी सब लाइफ में आ गया, ठीक है। तो इन चीजों के साथ टीचर को अपने सब्जेक्ट मैटर को जो है वो रिलेट कर लेना चाहिए। द टीचर शुड क्रिएट द सिचुएशन which the students find in their day-to-day life। टीचर को ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए जो बच्चा अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ में देखता हो, अपनी सोसाइटी में देखता हो, या अपने क्लास में, घर में, कहीं ना कहीं, मतलब वो उस सिचुएशन को फेस करता हो। ऐसी सिचुएशंस अगर टीचर क्रिएट कर लेते हैं और तब वो अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाते हैं तो वो इंटरेस्टिंग भी होगी और वो मीनिंगफुल भी होगी, क्योंकि वो चीज बच्चे को वहां उन सिचुएशंस में, रियल लाइफ सिचुएशंस में काम आएगी और बच्चे का इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। सो
so that they can get understand the meaning of the words and sentences very easily, and then they can use that learning in their day to day life. So that मतलब ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन क्यों क्रिएट करनी चाहिए जो बच्चा डे टू डे लाइफ में देखता हो, ताकि वो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से कंटेक्स्ट के साथ समझ पाए और बाद में उस सिचुएशन में उन चीजों को यूज भी कर पाए। इसलिए टीचर को चाहिए कि वो इस तरह से डे टू डे लाइफ से अपने सब्जेक्ट मैटर को कनेक्ट कर ले। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। मतलब एक तो होता है आप रटते हो चीजों को, वो बहुत कम याद रहेंगी, लेकिन आप खुद किसी काम को करते हो और उस चीज को जब आप सीखते हो तो वो चीज लॉन्ग लास्टिंग होती है, ज्यादा लंबे समय तक रहती है। तो करके सीखना ये एक लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग हो जाती है। राइटिंग, रीडिंग, स्पेलिंग, pronunciation and listening are the essential activities of language learning. लैंग्वेज लर्निंग की क्या एसेंशियल एक्टिविटीज हैं भाई? एसेंशियल मतलब इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। राइटिंग के बिना, रीडिंग के बिना, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, मतलब गलत प्रोनाउंसिएशन होगी तब भी बात नहीं बनेगी। गलत सुनेगा बच्चा, गलत सुनेगा का ये अर्थ नहीं है कि उसको सुनाई कुछ और दे रहा है, नहीं, वो ध्यान से नहीं सुन रहा और चीजों को समझ नहीं पा रहा है, मतलब पूरा फोकस उस तरफ नहीं कर पा रहा है। ये सब चीजें जो हैं ये एसेंशियल एक्टिविटीज होती हैं इसकी लैंग्वेज लर्निंग की। These skills can be acquired when students do a lot of practice of these skills. ये skills कब मतलब अच्छे से ग्रास्प किए जा सकते हैं? जब इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बच्चा करे। फॉर दिस द टीचर शुड लेट द स्टूडेंट्स डू दीज एक्टिविटीज ऑन देयर ओन। इसके लिए टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को अलाउ करे कि वो इन एक्टिविटीज को अपने आप करे। वी लर्न द थिंग्स इन ए मच बेटर वे व्हेन वी डू देम ऑन आवर ओन। जब हम चीजों को खुद करते हैं तो हम उन चीजों को मच बेटर तरीके से सीखते हैं। सो दिस प्रिंसिपल इज वेरी हेल्पफुल इन एक्वायरिंग लैंग्वेज स्किल्स बाय डूइंग। लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं उनको करके सीखने में ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत ही मददगार होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन मतलब कंटेक्स्ट में चीजें होनी चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए। द एम ऑफ द टीचर ऑफ इंग्लिश शुड बी टू मेक हिज हर स्टूडेंट्स एबल टू यूज इंग्लिश इन देयर डे टू डे लाइफ। सबसे बड़ा एम तो इंग्लिश के टीचर का यही होना चाहिए, लेकिन मैंने देखिए 15 साल स्कूलों में पढ़ाया है, ऐसा एम कहीं इंडिया में तो किसी स्कूल में होता नहीं है। ठीक, यहां पर तो क्या होता है भाई, सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ, सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ, वीकली प्लान बना लो भाई। वीकली प्लान में इस वीक में मैं एक चैप्टर करवाऊंगा जी रीडर का, ठीक है, एक चैप्टर करवाऊंगा जी ग्रामर का, और एक लूंगा जी इनका टेस्ट। अगर ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लम, ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लम, और टेस्ट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम, फिर इसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई तो अलग से प्रॉब्लम। जबकि मेन पर्पस क्या होना चाहिए इंग्लिश के टीचर का? इंग्लिश का टीचर इन चीजों में उलझ के रह जाता है, प्राइवेट स्कूलों में भी, गवर्नमेंट की तो बात छोड़िए, ठीक है।
गवर्नमेंट स्कूलों की तो बात छोड़ दीजिए, ये एक जो वास्तविकता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये किताबी बातों को छोड़ के एक वास्तविकता की मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल को तो बहुत दूर छोड़ दीजिए, प्राइवेट स्कूल में भी जो इंग्लिश का टीचर है ना, उसको ये एम लेके चलने नहीं दिया जाता, उसको कुछ और ही एम दे दिया जाता है। क्या एम? वीक में ये चीजें करवानी है, टेस्ट भी लेना है, उसकी रिपोर्ट भी बनानी है, बच्चे के पहले कितने मार्क्स थे, अब कितने आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों कम आए, ये सब चीजें। ज्यादा आए तो बच्चे को प्रेज आपने किया कि नहीं किया। अरे यार क्या मतलब ये सब चल रहा है, जबकि मेन एम इंग्लिश के टीचर का क्या होना चाहिए? मेन एम होना चाहिए इंग्लिश के टीचर का कि वो अपने बच्चों को इस लायक बना दे कि वो इंग्लिश को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पाए। देयर आर 3 फंडामेंटल आइटम्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के 3 फंडामेंटल आइटम है। पहला है वोकेबलरी, दूसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर और तीसरा है ग्रामर। 3 फंडामेंटल जो आइटम्स हैं लैंग्वेज के, वो कौन से हैं? पहला वोकेबलरी, दूसरा उस वोकेबलरी से सेंटेंस स्ट्रक्चर और तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद ग्रामर। ठीक है, तो न्यू वोकेबलरी should be taught in the context of structure and new structures should be taught with the help of vocabulary already known and in the context of different meaningful situations। क्या किया जाना चाहिए? जो नई वोकेबलरी है, बच्चे को अगर मान लो आपको कोई वोकैब सिखानी है, नई जो वोकेबलरी है वो बच्चे को कैसे सिखाई जानी चाहिए? इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर। बच्चे को सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताओ, जैसे मान लिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, या यहीं पे रहने दो, यहां तक का कर लो। तो यहां पर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट सेम रख लो, वर्ब को चेंज करते रहो, वर्ब को चेंज करते रहो, वर्ब को चेंज करते रहो, और ऑब्जेक्ट भी सेम रख लो। जैसे राम लव्स मोहन, राम हेट्स मोहन, राम बीट्स मोहन, राम हेल्प्स मोहन। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो इस एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से नई नई वोकेबलरी बच्चे को टीचर सिखाते जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो नए स्ट्रक्चर हैं, जैसे मान लो टीचर ने सिखा दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला सिखा दिया। अब एक नया स्ट्रक्चर टीचर सिखाना चाहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मान लो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीज मान लो बच्चों को टीचर सिखाना चाहता है, तो अब क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चर नया आ गया, तो जो पुरानी वोकेबलरी है पहले से जो बच्चों को पता है, उस वोकैब के बेस पे ये स्ट्रक्चर एक बार बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। जब ये स्ट्रक्चर बच्चों को आ जाए तो इस स्ट्रक्चर की मदद से नई वोकेबलरी बच्चों को सिखा देनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? आगे क्या कहता है? एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट मीनिंगफुल सिचुएशंस, और इससे इस स्ट्रक्चर से जो है ना सेंटेंस जो बने वो डिफरेंट मीनिंगफुल सिचुएशंस पे बने। ठीक है, डिफरेंट मीनिंगफुल सिचुएशंस होनी चाहिए
यानी जो बच्चे के डे टू डे लाइफ में सिचुएशंस बनती हूँ उस तरह की सिचुएशंस टीचर अपनी क्रिएट करे और उस हिसाब से फिर नए स्ट्रक्चर को और नई वोकेबलरी को टीचर जो है वो सिखा सकता है। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर। सॉरी। सो it is very important that vocabulary items should be taught and learnt in the context of sentence। क्या है कि vocabulary items जो है वो पढ़ाए जाने चाहिए और सीखे जाने चाहिए किसके कंटेक्स्ट में, सेंटेंस के कंटेक्स्ट में। मतलब सेंटेंस के साथ जोड़ के नई वोकेबलरी सीखी और पढ़ाई जानी चाहिए। एंड द सेंटेंसेस शुड बी टॉट एंड लर्न्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। और जो सेंटेंस हैं, ठीक है, वोकेबलरी तो सेंटेंस के कंटेक्स्ट में और सेंटेंस किसके कंटेक्स्ट में, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में। ऑल दिस शुड हैपन इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीनिंगफुल लाइफ सिचुएशंस। और पैरा किसके बारे में होना चाहिए, वो मीनिंगफुल लाइफ सिचुएशन के बारे में होना चाहिए। यहां पर फिर क्या होगा, जो आपके वर्ड्स हैं, यानी जो वोकैब है वो भी किससे रिलेटेड हो जाएगी, जो रियल लाइफ सिचुएशन है उससे, रियल लाइफ सिचुएशन से। जब आपका पैराग्राफ इससे रिलेटेड होगा तो आपके कैब भी इसी से रिलेटेड होगी और आपके सेंटेंसेस भी इसी से रिलेटेड होंगे। तभी तो जाके आपका जो पैराग्राफ बनेगा वो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट हो पाएगा। ठीक है, तो वर्ड्स को सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में और सेंटेंसेस को रियल लाइफ सिचुएशन का कोई पैराग्राफ हो उसके कंटेक्स्ट में सिखाया जाना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच, ये देखिए दो तरह से ये प्रिंसिपल पढ़ाया गया है। मैंने अलग अलग बुक्स में देखा तो दो तरह से है और हम इसको दोनों तरह से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों तरह से ही डिस्कस करेंगे। इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच जो है ना वो कोई ज्यादा बड़ा मतलब इशू मत समझ के चलिए, छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और जो दोनों चीजें हैं वो दोनों ही आप कहोगे हाँ सर दोनों मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच को लेके चल रहे हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच होता क्या है। मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच जो है ना उसमें क्या है, जो वारन सफाया वो क्या कहते हैं, द टर्म मल्टीपल लाइन implies that one is to proceed simultaneously from many different points towards the same end। मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से जाए एक ही पॉइंट के ऊपर बात। ठीक है, वो है मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। यहां एक पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। ये किसने कहा है, आरन सफाया। सो ये सो है भाई। सो द टीचर शुड अडॉप्ट मैनी अप्रोचेस टू रीच द, इस गोल तक पहुंचने के लिए टीचर जो है कई सारी अप्रोचेस अपना सकता है। सम ऑफ द डिफरेंट अप्रोचेस विच कैन बी यूज्ड आर गिवन बिलो। कुछ अप्रोचेस ये यहां पर दे रखी हैं, 7 अप्रोचेस, और ये सातों की सातों अप्रोचेस एक ही पॉइंट पे जाके रुकेंगी। वो देखते हैं किस तरह से।
इसे कहते हैं मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। चलिए, पहली है सोशल, कल्चरल, बिहेवियरल, सिचुएशनल, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फोनेटिक। लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी टीचर किस अप्रोच का सहारा ले सकता है? सोशल अप्रोच का, कल्चरल अप्रोच का, बिहेवियरल अप्रोच का, सिचुएशनल अप्रोच का। मतलब इन अलग अलग चीजों का सहारा लेते हुए टीचर का एम क्या होना चाहिए कि भाई फॉरेन लैंग्वेज को सिखाना है। दैट्स ऑल। बच्चे का क्या एम होना चाहिए इन चीजों की मदद लेते हुए कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखना है। दैट्स ऑल। वो कोई भी अप्रोच अपना सकते हैं, बिहेवियरल हो सकती है, स्ट्रक्चरल हो सकती है, आपकी सोशल हो सकती है, या कल्चरल हो सकती है, या एक तरह से फोनेटिक हो सकती है, ओरल हो सकती है। तो वो सारी की सारी कहाँ आगे रुकनी चाहिए? वो सारी की सारी यहाँ लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज पे आके रुकनी चाहिए। एक चीज तो है ये, एक अप्रोच तो है भाई ये। चलो अब दूसरी तरीके से बात करते हैं कि दूसरा कैसे। ठीक है ना, ये तो अलग अलग अप्रोचेस को, अलग अलग अप्रोचेस थी, इन सब अप्रोचेस से पहुंचना कहाँ पे है? यहाँ पे। समझ आ गई बात? अब दूसरी बात है कि मान लो टीचर जो है ना वो बच्चों को कुछ सिखा रहा है, कुछ सिखा रहा है इन द सेंस वो उनको कह रहा है कि भाई चलो आज एक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या कोई स्टोरी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, लेसन पढ़ते हैं, या कुछ भी करवा रहा है, लेकिन उसका मेन एम जो है ना वो एक ही जगह पे जाके रुकना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड इट विद अनदर एग्जाम्पल। दूसरा जो एग्जाम्पल है, सपोज सम क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज टॉट द एसे ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। मान के चलिए कि किसी क्लास में टीचर एक ऐसे करवा रहा है, किसका? माई बेस्ट फ्रेंड। Now the students are given oral and written practice on the same topic. अब स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक के ऊपर रिटन और ओरल वो प्रैक्टिस दे दी गई है। किसके ऊपर? माय बेस्ट फ्रेंड के। फॉर स्पेलिंग प्रैक्टिस ऑल्सो वर्ड्स आर टेकन अप फ्रॉम द सेम टॉपिक। स्पेलिंग प्रैक्टिस करनी है, स्पेलिंग प्रैक्टिस करनी है तो भी कहां से? इसी टॉपिक से। इसी टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स बोल दिए बच्चे, उसकी स्पेलिंग लिख रहे हैं। फॉर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, अगर ट्रांसलेशन करवानी है बच्चों से, या टीचर को खुद उनको कोई टास्क देना है, होमवर्क का टास्क देना है, तो भी यही टॉपिक यूज कर लिया। फॉर ग्रामर टॉपिक्स, मान लो वो टेंस सिखा रहे हैं तो प्रेजेंट में जो टेंस आता है वो उसी टॉपिक से ले लें, या पास्ट सिखा रहे हैं पास्ट उसी टॉपिक से ले लें, कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस उसी टॉपिक से ले लें। ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें करें। फॉर प्रोनाउंसिएशन द सेम टॉपिक ऐसे इज यूज्ड, या प्रोनाउंसिएशन की अगर बात है तो ऐसे वर्ड्स लें जो बच्चा रॉन्ग प्रोनाउंस करता हो, वो भी उसी टॉपिक से ले लिए जाएं। तो इस तरह से मतलब पर्पस क्या है? देखिए, वर्ड्स लिए स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग के लिए तो कहां पहुंचा? सॉरी, माय बेस्ट फ्रेंड पे, माय बेस्ट फ्रेंड पे। ठीक है, फिर सेंटेंसेस ले लिए, सेंटेंसेस ले लिए किसके लिए? ग्रामर प्रैक्टिस के लिए, या प्रोनाउंसिएशन के लिए वर्ड्स ले लिए तो भी
यहां से, यहां से, मतलब हर तरफ से पहुंचना है कहां पे, माई बेस्ट फ्रेंड। प्रैक्टिस अलग अलग ले लें, अलग अलग तरह की प्रैक्टिस लें, अलग अलग तरह के बच्चों की प्रैक्टिस करवाएं, वोकैब की भी करवाएं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की भी करवाएं, ग्रामर की भी करवाएं, और दूसरी कोई एक्टिविटी भी उनको दी जा सकती है, लेकिन वो एक्टिविटी आके रुकनी चाहिए माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ही। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच का। चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड। लैंग्वेज जो एप्टीट्यूड है उसका प्रिंसिपल, लैंग्वेज एप्टीट्यूड मतलब नेचुरल एबिलिटी, एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी। Specialists of language are of the view that for learning a language, language aptitude is needed. Specialist क्या मानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक लैंग्वेज एप्टीट्यूड होना जो है वो बहुत ही जरूरी है, बच्चे के अंदर ये होना चाहिए। There are some main components of language aptitude which should be developed in students. लैंग्वेज एप्टीट्यूड के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, वो बच्चे के अंदर जो है टीचर को डेवलप कर देने चाहिए। दीज कंपोनेंट्स आर, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बच्चे के अंदर टीचर को डेवलप करने चाहिए। पहला, फोनेटिक कोडिंग, एबिलिटी टू कोड साउंड्स इन सच ए वे दैट इट कैन बी रिमेम्बर्ड। मतलब इस तरह से फोनेटिक कोडिंग बच्चे को सिखाई जानी चाहिए, ठीक है, कि वो साउंड्स को इस तरह कोड कर सके, यानी उनको तोड़ सके, समझ सके कि वो याद हो जाए। ग्रामर, एबिलिटी टू हैंडल ग्रामर, बच्चों के अंदर ग्रामर को हैंडल करने की एबिलिटी भी टीचर को उत्पन्न करनी चाहिए। रोट मेमोराइजेशन, लर्निंग बाय रिपीटिंग many times so as to be able to remember quickly। ये रोट मेमोराइजेशन भी बच्चों के अंदर टीचर को डेवलप कर देनी चाहिए, यानी वो बार बार चीजों को रिपीट करके उनको कंठस्थ कर लें, याद कर लें पूरे तरीके से, और जब भी उसकी जरूरत पड़े तो वो उन्हें तुरंत याद आ जाए। फोर्थ है inferring linguistic rules, patterns, etc. inferring, ये इन्फ्रेंस से लिया गया है भाई ये वर्ड, ठीक है ना। इन्फ्रेंस क्या होता है, मतलब कोई भी एक सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस दे दिया, स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। उसमें से क्या आपको समझ में आया वो इन्फ्रिंग मतलब कहलाता है। क्लियर। तो इन्फ्रिंग लिंग्विस्टिक रूल्स, जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे उस पढ़ाए हुए में से लिंग्विस्टिक रूल्स को सीख सकें, पैटर्न्स एक्सेट्रा को सीख सकें, यानी रूल्स और पैटर्न्स बच्चे उसमें से निकाल पाए, समझ पाए, वो होता है इन्फ्रिंग। तो ये भी बच्चों के अंदर डेवलप करना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर